एक पत्नी जो कि करवा चौथ का व्रत रखती है ताकि उसके पति की उम्र लंबी हो जाए, और उसके बाद वो क्या करती है, शाम के समय जाती है ऊपर छत पे और छत पे से चांद को देखती है, उसके बाद अपने पति को देखती है और उसके बाद अपना व्रत खोलती है। लेकिन दोस्तों, उसी समय कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, वो उसी समय पे अपने चार आशिकों को बुला लेती है और अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या करवाती है और उसके बाद में उन चारों के साथ संबंध बनाती है और उसके बाद में उन चारों को वहाँ से भगा देती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस वाली कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल जब मैंने भी इस वाली कहानी को सुना था या पढ़ा था तो मैं भी चौंक गया था कि एक महिला जो कि अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और करवा चौथ की रात को ही अपने पति की हत्या कर देती है, ये कैसी महिला रही होगी। और अब मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि आपको लग सकता है कि ये कहानी शायद झूठी हो, इसीलिए ये देखिए, ये अखबार की कटिंग की हेडलाइंस हैं जो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट पे डाल दी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम शुरू करेंगे, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमेठी, और अमेठी का ही एक गौरीगंज थाना है और इसी थाने के अंदर में एक गांव आता है जिसका नाम है गोआवा शीतला बख्श। इस गांव में क्या होता है दोस्तों, 20 अक्टूबर 2024 वाले दिन यानी कि रविवार के दिन था करवा चौथ। और करवा चौथ वाले दिन क्या होता है दोस्तों, सारे गांव में खुशियां मन रही होती हैं। सभी महिलाएं सजने धजने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं, एक दूसरे के मेहंदी काटती हैं, क्योंकि उन सभी ने व्रत रखा हुआ था ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो सके। और अब क्या होता है दोस्तों, दिन गुजरता है, रात आती है। रात के समय पे सभी महिलाएं छत के ऊपर जाती हैं, पहले चांद को देखती हैं और उसके बाद में अपने पति को देखती हैं और उनका पति उनको पानी पिलाता है, उनका व्रत खुलवाता है। लेकिन दोस्तों, इस गांव में घर ऐसा भी था जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रहती है रजनी, और रजनी अपने पति बद्रीनाथ के साथ रहती है। बद्री और रजनी दोनों बहुत ही खुशी तरह से रह रहे थे। अब रजनी भी छत पे जाती है बद्री को लेके ताकि वो अपना व्रत खोल सके। अब वो पहले चांद देखती है, फिर अपने पति को देखती है, फिर बद्री उसको पानी पिलाता है और उसके बाद वो अपना व्रत खोलने के लिए नीचे जाती है। लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, बद्री के घर में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। अब जैसे ही गांव के लोग ये सुनते हैं कि बद्री के घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, ऐसा क्या हुआ, तो गांव के लोग तुरंत उसके घर की ओर दौड़ मारते हैं। अब उसके दरवाजे को खटखटाते हैं तो अंदर से रजनी बाहर आती है। उससे पूछा जाता है क्या हुआ, तुम्हारे घर में से चीखने की आवाज़ कैसे आ रही है, तो वो बोलती है कुछ नहीं, इनके पेट में कुछ दर्द सा हो रहा है, इसकी वजह से नाटक कर रहे हैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने का, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुबह ना डॉक्टर को दिखा लाऊंगी। वो बताती है कि ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ जोर जोर से चीखने चिल्लाने का, इसलिए गांव वाले भी सोचते हैं कि मजाक है तो भैया ठीक है, वो वापस घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सुबह क्या होता है, सुबह रजनी अपने ससुर को फ़ोन करती है और पुलिस को फ़ोन करती है कि पता नहीं मेरे पति को अचानक से क्या हो गया, इनकी सांस नहीं चल रही, ये मर गए हैं। अब तुरंत ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, यानी कि गौरीगंज थाने की पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाती है। और इधर से बद्री के जो परिवार के लोग थे जो कि गांव में ही रहा करते थे, वो भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बद्रीनाथ मरा हुआ पड़ा है। अब मरा हुआ पड़ा है, ना तो उसके शरीर पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जख्म का निशान है और ना ही इसको कोई बीमारी आ रही थी, तो ये मर कैसे सकता है। तो होता क्या है, पुलिस वाले उसकी लाश को जब्त कर लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर रजनी का बुरा हाल हो जाता है, रो रो के कि हाय मेरा पति मर गया, हाय मेरा पति मर गया। इधर उसके बद्रीनाथ के माता पिता वो भी रो रहे होते हैं। लेकिन बद्रीनाथ के जो घर वाले होते हैं उन्हें रजनी के ऊपर होता है शक। तो वो क्या करते हैं, 10 से 11 बजे के आसपास वो सीधे थाने जाते हैं, यानी कि गौरीगंज थाने जाते हैं और वहाँ पे जाकर अपनी बहू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि हो ना हो इसी ने कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि बद्री और रजनी के बीच में आए दिन लड़ाई हुआ करती थी। अब होता क्या है,
जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ रजनी से पूछताछ करते हैं। रजनी कहती है पता नहीं रात को क्या हुआ, अचानक सोते सोते हम तो सो गए, तो उसके बाद में सुबह मैं उनको उठा रही थी तो वो उठी नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं है, रजनी को अभी हिरासत में नहीं लिया गया है, सिर्फ उससे पूछताछ हो रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, अब आती है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। बद्रीनाथ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे ही पुलिस के पास आती है तो पता चलता है कि इसके गले को घोंटकर, इसकी छाती को दबाकर इसको मारा गया है और इसके अंदरूनी बहुत सारी चोटें थीं जो कि शरीर के ऊपर दिख नहीं रही थीं। इसका मतलब ये था कि इसको बुरी तरह से मारा पीटा गया है और मारने पीटने के बाद ही इसकी मौत हुई है। तो पुलिस क्या करती है, तुरंत ही रजनी को हिरासत में ले लेती है और रजनी से पूछती है कि सही सही बताओ कि ये मरा तो कैसे मरा, क्योंकि इसके शरीर पे ना दिखने वाले चोट के निशान हैं और वो भी बहुत गंभीर तरीक़ा से। तो रजनी क्या होती है, अपनी बातों को बदल रही होती है बार बार। तो पुलिस क्या करती है, अब रजनी के नंबर को लेती है और उसकी कॉल डिटेल निकालती है, उसको सर्विलांस पे डालती है, इसके बारे में पूरी डिटेल निकालती है कि रजनी कब कब किस किस से कितनी कितनी देर बात करती है। तो होता क्या है, रजनी के मोबाइल में कई लोगों के नंबर थे और वो बहुत सारे लोगों से बातें किया करती थी। अब बहुत बहुत लंबे लंबे समय तक बात किया करती थी। तो पुलिस क्या करती है, रजनी के सामने पूरी कॉल डिटेल हिस्ट्री निकाल लाती है और उससे पूछती है कि अब बताओ ये कौन है। अब जिन लोगों ने, अभी होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे नंबर जो थे उसी रात को, यानी कि करवा चौथ की रात को, 20 अक्टूबर 2024 की रात को उसके घर के आसपास मौजूद थे और रजनी का नंबर भी मौजूद था। तो रजनी के साथ सख्ताई बरती जाती है। अब उससे पूछा जाता है सही सही बताओ तुमने अपने पति को क्यों मारा और तुम्हारे साथ कौन कौन था। अब जब रजनी के साथ सख्ताई बरती जाती है तो रजनी तोते की तरह बोलने लगती है और फिर वो बताती है कि शादी के बाद उसका एक प्रेमी था जिसका नाम था सुभाष। दरअसल रजनी और बद्री की शादी को लगभग 5 से 6 साल हो गए और रजनी जो है नज़दीकी गांव की ही रहने वाली थी। तो रास्ते से अपने घर पे आया जाया करती थी। तो सुभाष से इसकी दोस्ती हो गई। अब सुभाष से इसकी दोस्ती हो जाती है तो क्या है, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, दोनों आपस में संबंध बनाया करते हैं। अब सुभाष के साथ जब भी समय होता था तो रजनी प्रेम संबंध बनाया करती थी। अब कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता था, जब सुभाष उसके घर से निकल के जाया करता था तो बद्री ने कई बार उसको देख लिया था कि ये सुभाष क्यों आता है। अब सुभाष आता है तो इसको बहुत बुरा लगता है। अब बुरा लगता है तो वो रजनी के पास जाता है और उससे पूछता है ये क्यों आता है। वो कहती है ऐसे मिलने आया, ऐसे बात करने। वो कहता है तुमसे क्यों मिलने आया, तुमसे क्यों बात करने आया, तुमसे क्या लेना देना इसका भाई। वो कहते कोई नहीं, ऐसी बातचीत थी तो आ गए। अब आ गए तो क्या हुआ। ये वाली बात बद्री को बहुत बुरी लगने लगती है। इसी बीच में रजनी को अनिल मिल जाता है। अनिल उसको कैसे मिलता है ये बताया नहीं उसने, लेकिन गांव का ही था। अनिल और परमानंद ये दोनों गांव के थे। इनके साथ भी इसकी बोलचाल बढ़ जाती है और इन दोनों के साथ भी ये क्या करती है, संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब 3 हो गए, पहला सुभाष, फिर दूसरा अनिल, तीसरा परमानंद। इनके साथ अच्छी तरह से ये संबंध बनाती थी। जब जब बद्री घर पे नहीं होता था तो ये तीनों क्या करते थे, एक एक करके आया करते थे और इन तीनों को एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि रजनी मेरी गर्लफ्रेंड है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। किसी को किसी के बारे में नहीं पता। मतलब कि रजनी ने इन सभी को इस तरह से मेंटेन करके रखा था कि इसका फ़ोन कटेगा तो इससे बात करूंगी, इसका फ़ोन कटेगा तो इससे बात करूंगी। अब एक एक करके इन लोगों से बात किया करती थी। अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, रजनी एक शादी में गई थी, वहाँ पे सुभाष भी आया हुआ था। यानी कि सुभाष भी उसी गांव में जाता है और वो अपने एक दोस्त को बता देता है कि ऐसे ऐसे करके एक जानने वाली है, वो शादी में आ रही है तो मैं भी आ रहा हूँ शादी में। तो वहाँ पे मिलता है इनको साहिल। अब साहिल से सुभाष रजनी की बोलचाल करवा देता है। साहिल देखने में स्मार्ट था। अब क्या है, रजनी का दिल साहिल के ऊपर भी आ जाता है। अब ये चारों बारी बारी से आते जाते थे, इससे संबंध बनाते थे, फ़ोन पे बातें किया करते थे। अब बद्रीनाथ को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो रजनी के ऊपर पहरा लगा देता है। यानी कि ना तुम घर से बाहर निकलोगी, ना फ़ोन से बात करोगी, ना ये करोगी, ना वो करोगी। अब रजनी दबाव में आ जाती है। रजनी कभी दबाव में नहीं आई। 4 आशिक, चारों के साथ संबंध बनाने। बद्रीनाथ अब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता। भाई अगर पसंद होता तो वो घर के बाहर क्यों मुँह मारती। वो बद्रीनाथ से ही प्यार करती, लेकिन उसे अपना पति पसंद नहीं था। उसे थे पसंद वो 4 आशिक जो कि सिर्फ उसके साथ संबंध बनाते हैं और उसके बाद अपने घर पे जाते हैं। अब
रजनी एक दिन क्या है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुभाष उससे मिलने आता है क्योंकि बद्रीनाथ उस समय गांव में नहीं था। तो ये दोनों मिलते हैं तो वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मैं अब बद्रीनाथ के साथ में नहीं रहना चाहती। अब बद्रीनाथ के साथ में नहीं रहना चाहती तो अब क्या किया जाए। तो वो कहती है ऐसा है बद्रीनाथ को रास्ते से हटा दो, क्योंकि मैं अगर इससे तलाक लूँगी तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर बद्रीनाथ मर जाएगा तो इसकी जो संपत्ति है जायदाद है वो मेरे नाम पे हो जाएगी। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो गांव के लोग होते हैं वो सिर्फ चेहरे से ही देखने में गरीब लगते हैं, नहीं तो उनके पास करोड़ों रुपए की ज़मीन होती है, वो करोड़पति ही होते हैं। बहुत सारे लोग बस देखने में गरीब लगते हैं। अब उसकी पत्नी कहती है कि अगर मैं इसको तलाक दे दूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मर जाएगा तो उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। अब सुभाष भी इसमें सेट हो जाता है कि हाँ यार कह तो सही रही है। तो वो कहती है अब कौन से दिन इसे मारें। तो ये दोनों प्लानिंग करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा करो करवा चौथ वाले दिन इसको मारेंगे, क्योंकि कोई भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करेगा, तुम तो रहोगी व्रत और इसको देख के तुम अपना व्रत भी खोलोगी, तो कोई अपनी पत्नी कोई अपने पति को क्यों मारेगी। इसीलिए ताकि गांव वाले भी इस पर शक ना करें तो 20 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन चुना गया था ताकि वो लोग मिलके बद्री को मतलब रास्ते से हटा दें। अब रजनी कहती है कि ऐसा करना तुम अपने दोस्त साहिल को भी ले आना ताकि तुम दोनों उसको मिलके मार सको, क्योंकि बद्रीनाथ ताकतवर है, वो हष्ट पुष्ट शरीर है, क्या फ़ायदा वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाए और लेने के देने पड़ जाए। लेकिन अभी सुभाष और समीर को ये नहीं पता था कि ये दोनों उसके बॉयफ्रेंड हैं, बस ये पता था कि बोलचाल है। और वो उससे ये कहती है कि मेरे 2 गांव के जानने वाले और हैं जिनसे बोलचाल अच्छी है, वो भी तुम्हारा खून करने में साथ दे देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। अब होता क्या है, अब आता है 20 अक्टूबर 2024 रविवार की रात का दिन। अब रजनी क्या है बद्री के साथ में छत पे होती है, चांद को देखती है, अपने पति को देखती है, व्रत खोलती है और नीचे जाती है। अब जैसे ही नीचे जाती है तो वो अपने आशिकों को पहले ही फ़ोन कर देती है, जिसमें सुभाष, अनिल, परमानंद और साहिल ये चारों लोग आ जाते हैं। बद्रीनाथ सो रहा होता है, उसको दबोच लेते हैं, उसके मुंह को बंद कर लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। जैसे ही उसका मुंह खुलता है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है। अब चीखता है तो उसकी आवाज़ बाहर तक जाती है, बाहर तक जाती है तो गांव के लोगों को सुनाई देती है, गांव के लोगों को सुनाई देती है तो दरवाज़ा नॉक करते हैं। अब जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया जाता है तो उसके मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता है और रजनी गेट पर जाती है। उससे पूछा जाता है तुम्हारे घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ रही है। तो वो कहती है अरे भाई साहब कुछ नहीं है, वो मजाक कर रहे हैं कि उनके पेट में दर्द है और जोर जोर से चीखने की नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाँव वाले भी सोचते हैं कि शायद नाटक हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग चले जाते हैं कि करवा चौथ का दिन है, पति पत्नी नौटंकी करते रहते हैं। अब साहिल, रजनी, सुभाष, परमानंद ये सभी लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके गले को जोर से घुटने लगते हैं और उसके बाद में बद्री की हो जाती है मौत। अब क्या होता है दोस्तों, जो रजनी होती है इन चारों को अलग अलग जगह बैठा देती है, एक एक करके इनके साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद इन सबको घर भेज देती है और सुबह उठकर जोर जोर से नाटक करने लगती है कि हाय मेरा पति मर गया, हाय मेरा पति मर गया। और अगर बद्रीनाथ के परिवार के लोगों को इसके ऊपर शक नहीं होता और अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं होती तो यही साबित हो जाता कि बद्रीनाथ अपनी ही मौत से मरा है। तो दोस्तों आप बस मुझे ये बता दीजिए इस कहानी के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर हम विश्वास करें तो किस पे करें, क्योंकि माता पिता की मैंने आपको कहानी सुना दी, बच्चों की सुना दी, भाई बहन की सुना दी, पति पत्नी की भी सुनवा दी जो कि करवा चौथ को ही अपने पति की हत्या करती है। आप ज़रा हमें कमेंट में बस इतना बताइए कि हम अपने जीवन में विश्वास करें तो किस पे करें। आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि अगर आपको विश्वास करना है तो किस पे करना है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था। दोस्तों अगर आप ऐसी और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।